आइए दोस्तों, आपको बताते हैं दो नया तरह का म्यूचुअल फंड, टू न्यू टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड जो अभी तक इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट इसके रेगुलेशंस बन चुके हैं। मतलब इंडिया में वो म्यूचुअल फंड अभी एग्जिस्टिंग दिखाई नहीं दे रहा है, स्टार्ट नहीं हुआ है, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट इट. As soon as it comes, we might be one of the investors in those mutual fund. म्यूचुअल फंड आपको ये मालूम है बेसिकली एक ट्रस्ट होता है. डू यू नो दिस? इट इज अ ट्रस्ट. एंड व्हाट इज इट डूइंग? इट इज कलेक्टिंग मनी फ्रॉम पब्लिक एंड इन्वेस्टिंग देम बाय प्रॉपर एनालिसिस, एंड whatever return they fetch from that investment, they subtract the asset management cost from that, and whatever is the net return, they distribute it to the unit holders. Okay. अब उसमें अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड में एक नया म्यूचुअल फंड आया है जिसका नाम है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. ये इंडिया के लिए तो नया है, बट यूएस में बहुत सालों से, इनफैक्ट 1960s से यूएस में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. अभी तक इंडिया में एग्जिस्टिंग में कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा तैयार नहीं हुआ है, बस इसके नॉर्म्स बन रहे हैं. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. नाउ व्हाट दिस म्यूचुअल फंड हाउस विल डू, जैसे ये इन्वेस्टर को पकड़ेगा. ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक म्यूचुअल फंड है जो बहुत सारे इन्वेस्टर का रुपया पूल करेगा, और उनका ऑब्जेक्टिव होता है, हर म्यूचुअल फंड का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कहां इन्वेस्ट करेंगे. ये इन्वेस्ट करेगा कहां पर? रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में. कंडीशन है इट शुड बी अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी शुड बी रेंट जेनरेटिंग. रेंट जेनरेटिंग कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा. तो एज अ कॉन्सिक्वेंस इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? देखिए, अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो यू एज एन इन्वेस्टर गेट टू थिंग्स. वन इज योर रिकरिंग इनकम विच इज कॉल्ड एज रेंटल इनकम, एंड अनदर इज कैपिटल एप्रिसिएशन व्हेन यू विल सेल दोज प्रॉपर्टीज, राइट? सो एज अ कॉन्सिक्वेंस they will get some returns which they will pass on to the investor, and that investor will get twofold return. One is the rent, correct, which is we are saying fixed income, recurring income, as well as capital appreciation. Capital appreciation. अब आप सोचिए, एज एन इन्वेस्टर आप इस तरह का इनकम जनरली तभी कमा पाते हो जब आप लार्ज स्केल में पहुंच जाते हो. अग्रीड? आप बड़े इन्वेस्टर होंगे तभी तो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद के भाड़ा पे लगाओगे. हम तो सोच नहीं सकते छोटे मोटे इन्वेस्टर लोग कि बड़ा कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदे और भाड़ा पे लगाएं और भाड़ा भी खाएं और लास्ट में प्रॉपर्टी बेच के कैपिटल एप्रिसिएशन का भी मजा लें. बट नाउ व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस म्यूचुअल फंड, आप एज अ स्मॉल इन्वेस्टर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो. आप 10,000 रुपया में, इसका म्यूचुअल फंड हाउस है तो उसका यूनिट्स खरीद सकते हो, 10,000 रुपया का यूनिट्स. वो लोग एक लिमिट लगाएंगे कि मिनिमम ट्रेडिंग हमारे साथ 1 लाख रुपए का होगा, मिनिमम ट्रेडिंग हमारे साथ 5 लाख रुपए का होगा. दे विल पुट सर्टन लिमिट बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू एक्यूमुलेट फंड टू एक्वायर बिग कमर्शियल प्रॉपर्टी, करेक्ट? तो वो लिमिट लगाएंगे. बट चलिए, लाख रुपया दे के भी आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के भागीदार बन सकते हो, तो उससे आपका रिकरिंग इनकम भी चालू हो गया, एज वेल एज आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी रह गया. मतलब आपको इक्विटी का स्वाद भी आ गया, डेट का स्वाद भी आ गया. इक्विटी के कारण कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, डेट के कारण फिक्स इनकम आते रहता है, तो इक्विटी और डेट का कॉम्बो मिल गया. तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टर्स. व्हेन दे विल बी इन्वेस्टिंग देयर मनी, दे कैन लुक फॉर REIT. ओके, REIT में you have two advantages. You can also have capital gain के साथ साथ fixed income. अब इसको लेकर आपको पूरा थ्योरी थोड़ा सा लिख लेना है. पहले लिखिए बेनिफिट्स. एज एन इन्वेस्टर जो मैंने बताया यहाँ पे, फिक्स्ड इनकम
प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन, दूसरा अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट सेक्टर, बोल सकते हैं इन रियल एस्टेट सेक्टर। दूसरा फॉर इंडस्ट्री अगर सोचे तो क्या फायदा है, मतलब रियल एस्टेट इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मीन्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री, व्हाट इज द बेनिफिट? अ न्यू सोर्स ऑफ फाइनेंस। आप ऐसे सोचो, आप डेवलपर हो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के, तो आपको एक और सोर्स ऑफ फाइनेंस मिल गया ना, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से आपके पास फाइनेंसिंग आएगा। अ न्यू सोर्स ऑफ फाइनेंस। ओके, so this is the important benefit and then obviously REIT का क्राइटेरियाज है, पूरा क्राइटेरियाज, ये सारा क्राइटेरियाज वगैरह आपको पढ़ना कहाँ है मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल सर्विसेज वाला सब्जेक्ट में, इलेक्टिव सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा। उसमें सारा क्राइटेरियाज भी दिया हुआ है कि उनको क्या क्या कंडीशन मीट करना है। जैसे एक रफ हाईलाइट बताते हैं कि 80% उसको कंपल्सरी अपना कॉर्पस का कंप्लीटेड कमर्शियल प्रॉपर्टी में डालना होगा, 20% वो अंडर कंस्ट्रक्शन में डाल सकते हैं। उसमें एक क्राइटेरिया है कि 75% जो है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग रियल एस्टेट के इन्वेस्टर बनेंगे, 25% पब्लिक होने चाहिए, मिनिमम 25% पब्लिक होल्डर होने चाहिए, स्मॉल पब्लिक होल्डर्स, रिटेल होल्डर्स होने चाहिए, 75% बड़े लोग को लेना होगा वरना प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर पाओगे। करेक्ट? तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मुझे अच्छा लगा जो मैं बताया 80-20 वाला, कि 80% आप कंप्लीटेड में डालोगे, 20% अंडर कंस्ट्रक्शन में डालोगे, वरना तो इसका ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं होगा। कंप्लीटेड में नहीं डालोगे, अंडर कंस्ट्रक्शन में डालोगे तो पब्लिक का रुपया अटक ही जाएगा इसमें। करेक्ट? इसी तरह का एक दूसरा है नंबर 2, इसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। शॉर्ट में बुला रहे इनविट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनविट्स। नाउ व्हाट इज इनविट्स? इट इज कॉपी ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट में कमर्शियल प्रॉपर्टी लिया जा रहा है जिसको रेंटल इनकम आना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में ऐसे जगह आप इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करोगे जहां से कोई इनकम आना चाहिए। सर जैसे एग्जांपल दीजिए, कोई मान लीजिए एयरपोर्ट, एयरपोर्ट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज नॉट कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो एयरपोर्ट में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो एयरपोर्ट रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट होता है, करेक्ट? उससे इनकम आता है, तो वो इनकम आपका इन्वेस्टर को रेकरिंगली मिलेगा, एज वेल एज अगर उसमें आप अपना राइट्स को जाके बेचोगे तो यू विल ऑल्सो गेट कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब इट इज कॉपी ऑफ, यू कैन से सेम एज REIT, सेम एज REIT, बट it invests in income generating infrastructure projects, with same criterias and rules, with same rules. ऑब्वियसली माइनर मॉडिफिकेशंस हैं रूल्स में, हम आपको रूल्स में नहीं ले जा रहे हैं। रूल्स इज अ टॉपिक इन डिफरेंट सब्जेक्ट। राइट नाउ जस्ट आई एम मेकिंग यू अवेयर अबाउट 2 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू म्यूचुअल फंड। इसमें भी वही 80-20 रूल है कि 80% वहीं पे रुपया जाएगा इनका जहां पर कंप्लीटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो रेवेन्यू देना शुरू कर दिए,
और 20% अंडर कंस्ट्रक्शन में जा सकता है। उसमें भी कंडीशन है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ना पीपीपी मॉडल होता है। व्हाट इज पीपीपी मॉडल? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें गवर्नमेंट लैंड दे देता है और मेंटेन आपको करना होता है, बनाना आपको होता है, और गवर्नमेंट बोलता है जगह मैंने दिया तो मुझे कुछ रॉयल्टी दे देना और आप अपना चलाओ, अपना कमाओ। पूरा इंडिया में जितना एयरपोर्ट है सब पीपीपी मॉडल है। इवन गिफ्ट सिटी जो बना वो पीपी मॉडल पे। गिफ्ट सिटी इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है, उसमें पीपीपी मॉडल है। अंडरस्टूड? तो पीपीपी मॉडल में गवर्नमेंट जगह दे देगा और आपको बाकी लाइसेंस वाइसेंस इजीली क्लियर करके दे देगा। आप उस पर जगह बनाओ, उसको मोनेटाइज करो, फिर जो इनकम आए उसमें गवर्नमेंट को शेयर दे दो। तो पीपीपी मॉडल का भी कंडीशन है कि उसमें आप तभी इन्वेस्ट कर सकते हो जब उसका 50% कंप्लीशन हो गया है। ऐसा बहुत सारा कंडीशन है। देखिए, क्राइटेरिया में मैं नहीं जा रहा हूं, कुछ कुछ माइनर मॉडिफिकेशन किया गया क्राइटेरियाज में, बट मोर और लेस ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसा है। बट थिंक एज एन इन्वेस्टर कि अदरवाइज आपको बोला जाए चलो भैया अनुराग आप एयरपोर्ट में प्रॉपर्टी लेते हैं, एयरपोर्ट में पैसे लगाते हैं, कमाएंगे एयरपोर्ट बना के, तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो भाई आप इनके थ्रू जाओगे तो एयरपोर्ट में आपका भी एक स्टेक है। अंडरस्टूड? सो दैट वे यू गेट part of the economy. Understood? So this is about the two new types of mutual funds that you should have known. अच्छा, म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर कौन होता है? हु इज द रेगुलेटर ऑफ म्यूचुअल फंड? ये रेगुलेटर ऑफ म्यूचुअल फंड, ये आपका दिया हुआ है चैप्टर 2 में। रेगुलेटर ऑफ म्यूचुअल फंड, कैन एनीवन टेल द नेम इन इंडिया? सही में नहीं पता? अरे तो म्यूचुअल फंड चैप्टर में भी बताया था। एम्फी का नाम सुने क्या? एम्फी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। ले बेटा, एएमएफआई, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, दे आर द रेगुलेटर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव्स? उसका ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं मैं। लिखिए नंबर 1, हाई प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। नंबर 2, बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस, प्रोमोट बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस। मतलब कहीं इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी जैसा चीज ना हो। एंड कोड ऑफ कंडक्ट। तीसरा, रिप्रेजेंट टू सेबी, गवर्नमेंट, आरबीआई concerning mutual fund industries. Number 4, investor awareness programs. एमफी का एग्जाम दे दोगे ना अगर आप, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे, फिर लोगों का म्यूचुअल फंड करिए और पैसे कमाइए। सिंपल एग्जाम है, आप बैठोगे 2 घंटा में पास कर जाओगे। 2 घंटा पढ़ाई करिए, पास कर जाओगे। डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, एआरएन बोलते हैं। लोगों का म्यूचुअल फंड करिए, अपने एआरएन में डालिए, पैसे कमाइए। एक लाइन ऑफ बिजनेस है, एकदम इमीडिएट टू स्टार्ट विथ। 5th, research and other studies. Disciplinary actions on distributors. 7th, protect interest of
इन्वेस्टर्स, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, एमफी का वेबसाइट है, आप एक बार उसको जाके जरूर देखिए, जस्ट देख लीजिए, खाली आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। और अगर फाइनेंस वर्ल्ड में कदम रखना है एज अ फाइनेंशियल प्लानर, तो एक और वेबसाइट है जो आपको पता होना चाहिए, वो है NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज एंड मैनेजमेंट। ये सेबी से कंट्रोल होता है, जो कंटिन्यूअसली एजुकेशन देता है फाइनेंशियल वर्ल्ड पे, फाइनेंशियल मार्केट पे। जैसे आप कभी बोलते हैं ना कि नया क्या हो रहा है और डेप्थ में पढ़ना है मुझे, तो मैं कैसे पढ़ूं? NISM, हर टॉपिक जो आप यहाँ पे पढ़ते हो सबके ऊपर एक एक एग्जाम होता है, सबके ऊपर एक एक बुक है। उसमें एक पेपर है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का। अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का 2 पेपर है, अगर आप A और B नाम का 2 पेपर है, वो क्लियर कर जाता है, तो यू गेट ऑफिशियल टैग ऑफ बीइंग एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर that is valid for 3 years. After 3 years, you'll have to again give the exam and update yourself. Then officially you can take seminars and give advice on investment. Even if you want to go on media and advise public on what to invest, what not to invest on, you can write in blogs, you can officially publicize your name. And even that will come in the list of available investment advisors also. तो काम मिलना शुरू, मतलब अगर चालू करना है फाइनेंस वर्ल्ड में, तो सबसे इजी है पहला एमफी का एग्जाम देखिए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर लीजिए, फिर म्यूचुअल फंड हाउसेस से एम्पैनलमेंट कराइए, वो लोग ट्रेनिंग देंगे, फिर क्लाइंट को म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट समझाइए, उनका रुपया को पार्क कराइए, उनका वेल्थ बनवाइए और अपना वेल्थ बनाइए। द सेकंड इज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन जाना, जिसमें पढ़ना क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, दैट्स ऑल। There are different things like NISM का मॉड्यूल्स क्लियर करके तो आप एक्सपर्ट बन सकते हो। और कभी भी कोई जानना हो और डेप्थ में, तो NISM इज द बेस्ट सोर्स। मतलब मुझे भी अगर कभी पढ़ना होता है तो NISM का क्लैरिटी कहीं और नहीं मिलता, बाकी सब जगह ओपिनियन लगता है, यहाँ पे क्लियर कट इंफॉर्मेशन लगता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स।